तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है और पहले चरण की वोटिंग में 20 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है और सभी सीटों पर अब वोटिंग होती हुई नजर आ रही है। सब वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि इन 20 सीटों में किस तरीके से तमाम सियासी दांव पेच खेले गए, किसकी मजबूत पकड़ नजर आती है और वो मुद्दे जिनको लेकर दावा तो जरूर किया गया, लेकिन वो मुद्दे कुछ ऐसे मुद्दे रहे जो पूरी तरीके से दबते हुए नजर आए। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए आवेश तिवारी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, भूपेंद्र नाग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सत्यप्रकाश जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। भूपेंद्र नाग जी, वोटिंग होने से पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कह दिया कि 20 में से 18 सीटें हम जीत रहे हैं और राजनांदगांव से रमन सिंह 20,000 वोटों के अंतर से हार रहे हैं। सर, पूर्व मुख्यमंत्री पर ही इस तरीके का बड़ा प्रहार कर दिया, 20,000 वोटों के अंतर से हार रहे हैं। सम्मानीय रमन सिंह जी जो है, अब तक उन्होंने जितने बार भी चुनाव लड़े हैं उससे ऐतिहासिक इस बार जो है परिणामों के साथ इस बार वो विजयी होने वाले हैं। और जहां तक बात है सीएम भूपेश बघेल जी की, तो वे अपने मुंह अपनी जबानी बता गए, वे अपने आंकड़े बता गए कि वो कितने वोटों से वो वहां पे अपने जगह पे हारने वाले हैं। आप देखेंगे कुछ गत दिनों में जितने भी उनके जहां प्रवास हो रहे हैं और सम्मानीय मीडिया के सामने जब वो प्रस्तुत हो रहे हैं, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है, वो तनाव जो है उनके चेहरे में स्पष्ट नजर आता है। वे हार अपनी पाटन क्षेत्र से देख रहे हैं, उनको ये जानकारी में भी है और भय भी जो है उनके चेहरे पे दिखाई देता है। बिल्कुल, लेकिन आवेश जी, ये जरूर मैं समझना चाहूंगा कि कुछ ऐसे मुद्दे थे सर जो इस चुनाव से पहले तो खूब गूंजते हुए नजर आए, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने उन्हें अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल नहीं किया और वो मुद्दे दब गए कहीं, ऐसा नजर आया। कांग्रेस पार्टी ने 2018 में शराबबंदी का वादा किया था। 2023 में एक तरफ बीजेपी आरोप लगाती है कि कुछ उन्होंने किया नहीं इस दिशा में, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी इस बार इस मुद्दे से जरा हटती नजर आए। लेकिन जिस शराबबंदी के मुद्दे पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही थी कांग्रेस पार्टी पर, वो भी इस चुनाव में इतने जोर शोर से उठा नहीं पाई है। क्या शराबबंदी और शराब, या फिर ये कहें कि इससे मिलने वाला जो राजस्व है, वो एक बड़ी चुनौती है? देखिए, बिल्कुल निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, देश में तमाम राज्यों की सरकारें आबकारी विभाग के भरोसे ही चलती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और नीतीश कुमार का दम था कि उन्होंने बिहार में बंद करके दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बड़ा सवाल और है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 5 साल नियमितीकरण के मुद्दे पर आंदोलनकारियों का समर्थन किया। इतनी आग भड़काई छत्तीसगढ़ में, पूछिए मत। लेकिन उनके जो मैनिफेस्टो है उसमें नियमितीकरण का कहीं जिक्र नहीं। कांग्रेस ने शराबबंदी का जिक्र नहीं किया कहीं पर, भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी का भी नहीं किया और कर्मचारियों के नियमितीकरण का भी नहीं किया। और दरअसल सच्चाई ये है कि देखिए, दरअसल है क्या, आप 5 साल तक जिन मुद्दों पर बात करें और अंत में उस मुद्दों को छोड़ दे, तो जनता उसको धोखाधड़ी समझती है। छत्तीसगढ़ के साथ विडंबना यह है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर संविदा कर्मियों की नियुक्तियां हुई और है क्या कि वो तमाम केंद्रीय योजनाओं के तहत हुई है। अब केंद्र सरकार उस योजना को खत्म कर दे तो वो बेचारे सड़क पे आ जाएंगे। वो चाहते हैं कि उनको रेगुलर किया जाए, उनको नियमित किया जाए। राज्य सरकार इसलिए नहीं करती कि वो केंद्र के कर्मचारी है। और भारतीय जनता पार्टी जब जाकर बार बार दावा करती है कि डबल इंजन की सरकार है तो बनेगी, तो ऐसा करना चाहिए। जहां तक शराबबंदी का सवाल है, एक बात बिल्कुल साफ है, कोई सरकार, मैं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को भी कह रहा हूं, इससे जुड़े लाभ से वंचित नहीं होना चाहती, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स आता है शराब के आबकारी विभाग के माध्यम से। लेकिन ये सच है कि छत्तीसगढ़ के लिए शराब एक अभिशाप बना हुआ है और ग्रामीण ही नहीं, शहरी इलाकों में भी लोग तबाह हो रहे हैं, पूरी पीढ़ी तबाह हो रही है। और एक तीसरी बात जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है कि देखिए, दोनों भाजपा और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शहरी इलाकों के लिए, शहरी आबादी के लिए कम दिखता है। और यह सच्चाई है, इस बात से इनकार नहीं है कि छत्तीसगढ़ की 80% आबादी आदिवासियों, किसानों, ग्रामीणों की। लेकिन अब जरूरी है कि बहुत ही आवश्यक है
कि शहरी इलाकों के लिए भी कुछ किया जाए, बेहतर किया जाए। और शहर की आबादी इस वक्त जो चुनाव हो रहे हैं वो किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में है कि भाजपा को वोटिंग करें कि कांग्रेस को करें। इसका असर आपको राजनांदगांव सीट पे दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सत्य प्रकाश ये सवाल तो जरूर है ना कि आप भले ही 20,000 वोटों के अंतर से जीत का दावा कर लीजिए, आप तमाम दावे कर सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला, जो वहां की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और लोगों के मन में है कि भाई आपने वहां की किसी स्थानीय नेता को जगह रायपुर से आप कैंडिडेट लेकर आए, उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। दूसरा सवाल, 2018 में भूपेश बघेल ने वादा किया था कि हम कॉटन मिल शुरू करेंगे, वो शुरू नहीं हुई, लोगों में नाराजगी है। शराबबंदी के मुद्दे पर भी राजनांदगांव में लोगों में नाराजगी दिखने को मिलती है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो 6 बार वहां से विधायक रहे, लगातार वो जीत हासिल कर रहे हैं, उनके सामने बीजेपी ये कह रही है कि आपने तो भाई हाथ खड़े कर दिए उनके सामने इस विधानसभा सीट पर, और आप कह रहे हैं कि हम 20,000 वोटों के अंतर से जीतेंगे। देखिए आजाद जी, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा जो हमारे वहाँ के प्रत्याशी हैं गिरीश देवांगन जी, वो बाहरी नहीं है, उनका नलियाल है, कट गया, डिस्क जोड़ दिए। और सबसे बड़ी बात की वो छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए बहुत इज्जत रहती है, भले वो बीजेपी के लिए नहीं है, एक अलग बात है, वो अलग मुद्दा है, मगर छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा को बहुत इज्जत देती है, प्रेम देती है, स्नेह देती है, तो इसलिए वो बाहरी नहीं है। और ये सब कोई, और सबसे बड़े बोलो हमारी पार्टी के अंदर ये है, जो प्रत्याशी घोषित हो गया उसके बाद उसके लिए पूरे कार्यकर्ता जी जान से उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं ताकि हमारा विधायक जीत सके। पहली बात। दूसरी, देखिए आपने अच्छी बात बोली, शराबबंदी की बात मैं बोलूंगा कि ये अच्छी वरिष्ठ पत्रकार जी ने बात बोली कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं डाला और हमने क्यों नहीं डाला। देखिए उन्होंने क्यों नहीं डाला, उन्होंने तो छल किया, वो ठीक है सबके सामने, मगर हमने क्यों नहीं डाला उसका मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। देखिए हमने पिछली बार बोला था, हमने ग्राम सभा को पेशा कानून के तहत उनको अधिकार दिए अपने क्षेत्र में बंद करें, हमने 150 से ज्यादा दुकानें बंद की, इसी वजह से 10 से 15% की कमी आई है देशी और विदेशी शराब के खपत में। 15 साल में छत्तीसगढ़ जो दूसरे नंबर पे था शराब खपत में, वो अभी 15वें नंबर पर है, तो हमने करके दिखाया। और हम तो उससे एक कदम और आगे बढ़ के जा रहे हैं कि नशा मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। हमने कमेटी बनाई, हमने 2 विधायक इनके मांगे वो नहीं दिए, तो हम तो उसकी तरफ बढ़े हुए हैं। तो जो चीज हम कर ही रहे हैं, जो प्रक्रिया में है, उसको फिर से क्यों डालेंगे, क्योंकि हम तो उसके लिए संकल्पबद्ध है, हम उसकी प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया पे बढ़े हुए, कदम 65% आगे बढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम लोगों ने उसमें घोषणा पत्र में नहीं डाला, क्योंकि हमारी प्रक्रिया चल रही है, रुकी हुई प्रक्रिया नहीं। या तो रुक जाती, बंद कर देते फाइल, तो हो सकता है हमको डालना पड़ता है, सोचना पड़ता, मगर हमने उसको प्रक्रिया को बंद नहीं किया। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि उस घोषणा पत्र में नहीं डाला, माफ कीजिए। देखिए, और फिर मैं बात करूंगा राजनांदगांव की। रमन सिंह जी 20,000 नहीं, मैं तो बोलूंगा 25,000 वोटों से हारेंगे, क्योंकि देखिए एक विधायक जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य होता है कि वहां की जनता को, अपनी जनता को मूलभूत सुविधाएं दे। और मैं खुद वहां भी गया था, बस्तर में भी गया था, और जो मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे, वहां के लोगों को अभी भी मूलभूत सुविधाएं से वंचित है वो। और वो वहां के लोग ये बोल रहे हैं कि रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे इतने सालों तक, विधायक रहे इतने सालों तक, मगर अभी भी हमको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ये वहां से ये जो फीडबैक आ रहा है, जो जनता से फीडबैक आ रहा है, वो ये दिखता है कि उनमें नाराजगी है कि रमन सिंह जी एक मुख्यमंत्री होते हुए भी मूलभूत सुविधाएं अगर अपने क्षेत्र के जनता को नहीं दे पा रहे हैं, तो सोच सकते हैं आप पूरे प्रदेश की जनता के साथ क्या 15 साल में हुआ होगा। तो इसलिए बोला वहां की जनता बदलाव चाह रही है, वहां की जनता देख रही है कि 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए भी और इतने सालों से विधायक रहते हुए भी उन्होंने हमारे लिए कोई विकास के जैसे, और कॉटन मिल को जो शुरू करने का वादा था उसका क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ, कॉटन मिल के लिए जहां तक बात कर रहे हैं, उसके लिए ठीक है वो शुरू नहीं हुआ, मगर उसके लिए जो जमीन है वो चिन्हांकित हो चुकी है, उस पर काम चल रहा है। जमीन वहां पे राजनांदगांव से कुछ दूरी पे चिन्हांकित हो चुकी है, उसके ऊपर प्रक्रिया चल रही है। इसलिए वो वैसा नहीं है कि उसके बारे में सोचा ही नहीं गया, जमीन ले लिया गया, अधिकृत हो गई, चिन्हांकित हो गई, काम चल रहा है उसके ऊपर। इसलिए बड़ा आसान होता है ना सर, हमने जो 5 साल बीत गए सत्ता के और आखिर में बोल दीजिए कि जमीन चिन्हांकित हो गई है और प्रक्रिया चल रही है। लेकिन भूपेंद्र नाथ जी, चुनौती जरूर आपके सामने, 12 में से 12 बस्तर से सफाया हो गया था। राजनांदगांव में इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20,000 से ज्यादा वोटों के जीत का दावा वहां से कर रहे हैं, लोगों में नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। जिस वक्त राज्य में, जिस वक्त पूरे देश में आप लोग दावा कर रहे थे और दिख भी रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर सुनाई दे रही थी, उस वक्त आपने 15 साल की सत्ता छत्तीसगढ़ में खोई थी सर। अब ऐसे में तमाम चुनौतियों से कैसे निपट पाएंगे, क्योंकि जो आपने मैनिफेस्टो में मुद्दे शामिल किए हैं, हुबहू कुछ वैसे ही मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने भी शामिल किए हैं। आप 31 रुपए क्विंटल देने की बात करते हैं, उन्होंने 32 रुपए कर दिया है। आप 21 क्विंटल खरीदने की बात करते हैं, उन्होंने 20 क्विंटल कर दिया है। तो बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आता है। देखिए इस बार जो है बस्तर की 12 विधानसभाओं में जिस प्रकार से प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया से लेके उस क्षेत्र के लिए घोषणा पत्र में जो विषयों को रखना है,
सब में बारीकी से जो कहना चाहिए एक मेहनत जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई है और कार्यकर्ता पूरी ताकत से जिस तरीके से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो परिणाम निश्चित रूप से इस बार बहुत सकारात्मक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं। और मैं जहाँ तक बोल दूं कि राजनांदगांव जी का विषय है, रमन सिंह जी का विषय है, उनकी लोकप्रियता में किसी भी प्रकार की वहाँ कमी नहीं है। और बीते 5 सालों में कहना चाहिए एक सौतेला व्यवहार छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वहाँ की जो जनता ने महसूस किया था, उसकी चर्चाएं जरूर राजनांदगांव में होती है। इसके अलावा यहाँ पे कहना चाहिए जो 20 विधानसभाओं में जहाँ पे अभी हमारे चुनाव होने हैं, उन सारे क्षेत्रों में कहना चाहिए जिस प्रकार से काम अपने कार्यकर्ता कर रहे हैं जमीन में उतरकर, हम निश्चित ही बहुत सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं और अच्छे परिणामों की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं तो शराबबंदी का मुद्दा कहां चला गया सर? चुनाव से पहले तो बहुत जोर जी शोर जी से उठा रहे थे, नियमितीकरण की बात कर रहे थे, दोनों मुद्दों को आपने इंक्लूड नहीं किया है। क्या बीजेपी भी ये समझ देखिए रही है कि राज्य में शराबबंदी नहीं की जा सकती? एक होती है शराबबंदी और एक होती शराबबंदी करके जो वादा करने के लिए गंगा जल जैसे पवित्र चीजों को हाथ में रखकर जनता को ठगना। जो ठगने का काम जो किया था कांग्रेस सरकार ने, उसे जनता के बीच में लेकर जाना जो है ये जरूरी था, बताना जरूरी था। आज उस चीज से पलटकर ये कह देते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कि हमने गंगा जल हाथ में लिया ही नहीं था। आज पलटकर उनके मंत्री जो है आबकारी मंत्री ये कह देते बंद नहीं करूंगा, ना यहाँ पे बस्तर में बंद होगा ना वहां पे बंद होगा। ठीक है, हम इस चीज को मानते हैं कि बस्तर में आदिवासी बहुल क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कई प्रकार की ऐसी जो संस्कृतियां हैं या पूजा पद्धति में यदि किसी प्रकार के कहना चाहिए उसमें विचार होने का विषय यदि है, तो उसे यदि छोड़ भी दिया जाए तो शहरी क्षेत्रों को लेकर भी जैसे बयान आबकारी मंत्री जी कहते हैं, तो एक प्रश्न तो एक विपक्ष में बैठे जागरूक विपक्ष के नाते हमको रखना पड़ता है और उसको ही लगातार 5 वर्ष हमने किया है। नहीं तो मतलब आपने सवाल उठाने के लिए किया 5 वर्षों में बीते 5 वर्षों में भूपेन जी क्या सिर्फ सवाल उठाने के लिए किए थे? 5 साल से सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी का मुद्दा ये गूंजता हुआ तो खूब सुनाई दिया, लेकिन आखिर में क्या सिर्फ सवाल उठाने के लिए विपक्ष कर रहा था या फिर कुछ आप भी इसमें स्टैंड लेंगे? जी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, लगातार शराब बिक्री केंद्रों में जो होता घटते क्रम में वो थे और इस सरकार में जो है लगभग 600 से 700 नए ऐसे बिक्री केंद्र जो है खोलने का काम जो हुआ है वो कांग्रेस सरकार के समय पे हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी जब आवेश जी, तमाम चुनावी समीकरणों के बीच एक सबसे बड़ी चुनौती ये छत्तीसगढ़ में जरूर होती है कि चुनाव कैसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए, और ऐसे में कई ऐसे आज भी इलाके हैं जहां पर नक्सलियों का बोलबाला दिखता है और उनसे निपटने की पूरी प्लानिंग दिखती है। कितनी बड़ी चुनौती निर्वाचन आयोग के सामने होती है, और आज जब वोट डल रहे हैं तो तमाम विधानसभा सीटें जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निस्संदेह बहुत बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी चुनौती तो सुरक्षा बलों के लिए है कि मतदान से पहले एरिया डोमिनेट करें और कम से कम ये सुनिश्चित करें कि मतदान कर्मी और जो मतदाता है सकुशल पहुंच सके मौके पर और किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। जिन इलाकों में 3 बजे तक मतदान है वो इलाके बेहद संवेदनशील है। शहरी इलाकों को छोड़ दिया जाए जहां मतदान हो रहे हैं, तो यह पूरे देश की निगाह इस समय बस्तर पर टिकी हुई है। देखिए बहुत सीधे सीधे कह सकते हैं कि बस्तर में लोकतंत्र जीतेगा कि नहीं जीतेगा, कि बंदूक जीतेगी लोकतंत्र की बंदूक, वह साफ आज शाम को पता लग जाएगा जब मतदान खत्म होगा। क्योंकि अभी फिलहाल मुझे जो सूचना मिल रही है, जिस तरह से मतदाता भारी संख्या में साहस करके निकल रहे हैं, वह अपने आप में बेहद सराहनीय है। एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहूंगा, अभी आप सवाल पूछ रहे थे। देखिए छत्तीसगढ़ का मतदान, छत्तीसगढ़ का चुनाव शेष देश के चुनाव से बिल्कुल अलग। यहाँ पे धर्म की राजनीति नहीं चल सकती। मुसलमान 2%, 1.5% है। बड़े पैमाने पर भाजपा ने पूरे 5 साल धर्मांतरण कराया, घर वापसी कराई लोगों की, ईसाई लोगों को कथित तौर पे हिंदू बनाया, लेकिन पूरे इतनी सभाएं हो रही हैं, कोई नेता इस बात का दावा नहीं कर रहा कि अब धर्मांतरण कराए। यहाँ पे दरअसल भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़िया वाद का मुकाबला भाजपा के राष्ट्रवाद से हो गया, बहुत साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। यह छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान अस्मिता की जो लड़ाई है वह राष्ट्रवाद से है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद। तो अपने आप में मुकाबला बहुत मानी खेज है। यहाँ पे जात की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे
इसलिए लड़ाई नहीं हो रही है कि कौन किस जाति का है, कौन किस संप्रदाय का है, कौन किस धर्म का है। यहाँ पे 80% किसान ग्रामीण और 20% पैसे वाले मध्यम वर्ग जो बाहर से आए लोग हैं, वो तमाम लोग। तो ये झगड़ा, ये लड़ाई, ये जंग जिसको हम कहते हैं, बाद में प्रेम भी होना चाहिए, लोकतंत्र की ये जंग जरूरी है और ये हो रही है।